चलिए आज हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर की, ठीक है, मतलब सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है आपका? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दिख रहा है? देखिए क्या है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ना। रिफ्लेक्शन, देखिए पहला क्या है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन आपका फर्स्ट टॉपिक क्या है, यही है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे प्रकाश का। किसका करेंगे? प्रकाश का। इट मीन्स लाइट, LIGHT, ये लाइट। तो लाइट होता क्या है, सबसे पहले देखा जाए कि लाइट होता क्या है। देखिए लाइट जो होता है, लाइट पहले बताया जाता था, पहले कुछ लोगों ने कहा कि जो हमारी प्रकाश होती है वो आंखों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? आंखों से। जैसे कि कोई चीज के बारे में हमको जानना है तो सबसे पहले ये जाने कि उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है ना। तो सबसे पहले ये बताया गया कि जो प्रकाश होता है हमारा वो आंखों से निकलता है। कहाँ से निकलता है? आंखों से निकलता है। तो बात ये आई, अगर प्रकाश हमारा आंख से निकलता है, ठीक है, तो जैसे ही हम अंधेरे में जाते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि हम अपनी आंख को कहीं रख के जाते हैं ना, साथ में लिए रहते हैं आंख को, तब हमें वस्तुएं अंधेरे में क्यों नहीं दिखाई देती? अगर ऐसा होता तो हमकी वस्तुएं तब भी दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि आंख तो हमारे पास ही होती है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया? गलत हो गया। क्या हो गया? गलत। फिर अगला कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि जैसे ही कोई पॉइंट गलत होती है तो कुछ ना कुछ पॉइंट आदमी बता ही देता है ना। तो ऐसे दूसरे लोगों ने पॉइंट बताया कि जो प्रकाश होता है वो वस्तु से निकलती है। कहाँ से निकलती है? वस्तु से निकलती है। यानी ये कोई वस्तु है और सपोज करिए ये यहाँ पे मानव आइज है, ह्यूमन आइज, ये। अब देखिए यहाँ से इन्होंने मतलब बताया गया कि जो प्रकाश होता है कहाँ से निकलता है? वस्तु से निकलता है। कहाँ से निकलता है? वस्तु से। अब बताइए, जब वस्तु से निकलता है तो बात सही ना। अब ये सही, जैसे फिर से यही प्रश्न किया गया कि वस्तु भी तो अंधेरे में रखी होती है ना। अगर वस्तु से प्रकाश निकलता तो हमको वह वस्तु क्या होनी चाहिए? दिखनी चाहिए, जबकि हमें वस्तु दिखाई नहीं देती। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत, मतलब कह सकते हैं डगमगा गया। क्या हो गया? डगमगा गया कि ये कॉन्सेप्ट भी सही नहीं उतर रहा था। क्या हुआ? सही नहीं उतर रहा था, जबकि ये कॉन्सेप्ट 100% सही है, लेकिन कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं था। फिर देखा जाता है तो एक्सप्लेन कैसे किया गया? बताया गया कि प्रकाश का कोई एक स्रोत है। प्रकाश का कोई एक स्रोत है। सपोज करते हैं सन को मान के। किसके मान के? सन, सूरज को। यानी बोला गया कि प्रकाश का कोई एक स्रोत है जिससे प्रकाश किस पर पड़ती है? वस्तु पर पड़ती है। किस पर पड़ती है? वस्तु पर पड़ती है। किस पर पड़ती है? वस्तु पर पड़ती है। और वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर यानी परावर्तित होकर कहाँ आती है? हमारी आंखों तक आती है। कहाँ आती है? आंखों तक आती है। और जिससे हमें यह वस्तु दिखाई देने लगता है। जिससे हमें वस्तु दिखाई देने लगता है। इसका मतलब देखा जाए तो आंख पर हमको प्रकाश कहाँ से मिल रहा है? वस्तु से ही मिल रहा है ना। तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ? सही हुआ ना। जबकि ये अगर क्या होता है कि जो प्रकाश का कोई भी स्रोत हो, आपका सूर्य हो सकता है, टार्च भी हो सकता है ना, दीपक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रकाश का कोई भी स्रोत होगा, उससे जो प्रकाश होगा वो वस्तु पर पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? वस्तु पर पड़ेगा। और उस वस्तु से रिफ्लेक्ट होके कहाँ आएगा? हमारी आंखों पर आएगा। इसीलिए हमें वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देने लगती हैं। आप लोगों ने क्लास 10th में थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा, ये पढ़े होंगे कि जहाँ पर आपतित किरणें मिलती हैं, जहाँ पर आपतित किरणें मिलती हैं वहां पर होता है वस्तु। क्या होता है? वस्तु। और जहां पर परावर्तित किरणें मिलती हैं वहां पर क्या होता है? प्रतिबिंब। क्या होता है? प्रतिबिंब। अब बताइए, ये आपतित किरण है ना, ये एक्स का मतलब ये क्या है? वस्तु है। क्या है? वस्तु। अब ये इधर जो मिल रही है आंख पर, वो मिल रही है परावर्तित किरण। कौन सी किरण? परावर्तित। क्योंकि यहाँ से आई, ये तो आपतित हो गई। आने वाली किरण मतलब आपतित किरण, और जाने वाली किरण मतलब परावर्तित किरण।
तो ये वस्तु पर आई और वस्तु से टकरा के सीधे आंख में लगी। अब आंख में गई तो जो हमारा आंख में पड़ने वाली किरण है वो कौन सी है? परावर्तित किरण। तो जो परावर्तित किरण है वो आंख में गई, इसका मतलब कि जो हमारे हमको जो दिखाई देता है वो वस्तु नहीं दिखाई देता, वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? वस्तु का प्रतिबिंब। यानी जो हमारे रेटिना पर बनता है वो वस्तु का प्रतिबिंब ही बनता है। क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब। इसलिए जिन वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता वे वस्तुएं हमको दिखाई नहीं देती। जैसे जैसे कोई बताइए, जैसे हवा। हाँ, हवा समझ सकते हैं, हवा का प्रतिबिंब नहीं बन पाता, जिसका प्रतिबिंब बनेगा वो हमको दिखाई देगा। जैसे आप ऐसे ले लीजिए भूत प्रेत ना। अब भूत प्रेत कभी प्रतिबिंब बनता है? कभी कोई फोटो खींच के दिखाया जाता है ना? अब ऐसा तो है नहीं कि कोई फोटो खींच लिया हो, लेकिन आजकल यूट्यूब पे और फेसबुक पे फर्जी वीडियो अपलोड है कि देखें कि 12 चिराग में कोई एक भूत आ गया, गाड़ी रोकने लगा है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि कैमरे में जिनको आप उन्हीं को देख सकते हैं, आपकी आंख उन्हीं को देख सकती है जिनका प्रतिबिंब बन सकता है। अगर प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो आपकी आंख उसको देख नहीं पाएगी। इसका मतलब आप प्रकाश के बारे में इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए ना। अब प्रकाश की जो नॉर्मल से डिफिनीशन है वो यह दी जाती है कि प्रकाश एक ऐसी विकिरण ऊर्जा है, प्रकाश एक ऐसी विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अर्थात प्रकाश क्या है? अदृश्य है। प्रकाश क्या है? अदृश्य है। यानी हम प्रकाश को नहीं देख सकते, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को क्या करते हैं? देख लेते हैं। तो प्रकाश की डिफिनीशन क्या होगी कि प्रकाश एक ऐसी विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश स्वयं अदृश्य है, जबकि प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। तो ये हो गया हमारे प्रकाश की डिफिनीशन। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। सेकेंड डिफिनीशन है प्रॉपर्टीज क्या क्या बताएं ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या मतलब होता है कि प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण तो आप लोगों ने क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत गुण इसके बारे में पढ़ा होगा ना। तो कुछ पॉइंट याद है? यस सर। चलिए ठीक है, कोई बताइए। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। हाँ सही है। चलिए देखिए, फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। यानी प्रकाश हमेशा किसमें चलता है? सीधी रेखा में। कभी आप लोगों ने ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई भी टार्च जलाए और ये किरण ऐसे करती जाए, ऐसे जाती है? जिग-जैग में नहीं जाती, हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाती है। यानी इसकी जो फर्स्ट क्वालिटी बनेगी वो बनेगी कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। सेकंड आता है कि प्रकाश के चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। जैसे इसका मेन एग्जाम्पल है सूर्य है। अब सूर्य अंतरिक्ष में है, आपको पता है कि अंतरिक्ष में कुछ भी है नहीं ना, कुछ भी है नहीं। आकाश, आकाश का मतलब क्या होता है? खाली। आकाश मतलब खाली। आकाश नाम उसका क्यों पड़ा? क्योंकि खाली, जहाँ पे कुछ ना हो उसको बोला जाता है आकाश। आकाश से ही बना होता है अवकाश। क्या बना होता है? अवकाश मतलब छुट्टी, खाली, वही तो हुआ है। तो आकाश मतलब खाली, तो इसका मतलब निर्वात। तो प्रकाश देखिए सूर्य से चल के पृथ्वी तक आता है, इसका मतलब वह निर्वात में चलता है। कहाँ चलता है? निर्वात में चलता है। जबकि ध्वनि में ऐसा नहीं होता। अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, इसका मीडियम है वायु। अगर वायु ना रहे तो आप केवल हमारे होठ को देख पाएंगे हिलते हुए, आवाज को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन प्रकाश एक ऐसा है जो उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये होगी इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी, अर्थात यह निर्वात में भी चल सकता है। थर्ड क्वालिटी क्या होती है? जो प्रकाश है वो अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। देखिए तरंगे आपकी दो प्रकार की होती हैं। कौन सी होती हैं? दो प्रकार की। कुछ दिन पहले बताया गया था कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, लेकिन जैसे ही डे बाय डे बीतता गया, आगे चल के जैसे खोज हो गया, जैसे प्रकाश की, अभी आप इसी में पढ़ेंगे, आगे चैप्टर है प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति। प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति यानी डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट यानी इसमें ये बताया जाएगा कि जो प्रकाश होता है वो आपका किरणों के रूप में भी चलता है ना। यानी अब किरणों के रूप में या परावर्तन या अपवर्तन की घटना जो होती है वो पाई जाती है कणों में। क्या होती है? कणों में। यानी प्रकाश जो है वो कणों के रूप में भी होता है, क्योंकि वह कण कौन से होते हैं? द बंडल ऑफ फोटॉन।
फोटान से ही तो मिलके बना होता है प्रकाश ना। इससे प्रोटॉन मत कहिएगा, फोटान। क्या होता है? फोटान। यानी जो प्रकाश होता है वो बंडल होता है किसका? फोटानों का। तो ये हो गया हमारा कण। और प्रकाश क्या होता है कि आपके तरंग के भांति भी व्यवहार करता है। प्रकाश क्या होता है? तरंग के भांति भी व्यवहार करता है। इसमें आप आगे पढ़ेंगे जैसे ध्रुवण। ध्रुवण जैसे ही पढ़ेंगे वहां तरंग जैसा व्यवहार करता है। जैसे आपकी आवाज क्या है? आवाज कण नहीं है ना, आवाज क्या है? ओनली तरंग है। क्या है? तरंग है। कभी आप देखें आवाज में क्या? आवाज कभी कण नहीं हो सकता। अब आप किसी को कितना गाली दीजिए, कितना भी तेज बोलिए, उसको लगेगा नहीं कभी ना। कण में क्या क्वालिटी होती है कि आपको दर्द का एहसास करा देगी, लेकिन इसमें क्वालिटी नहीं होती। लेकिन प्रकाश में ऐसा होता है। जैसे टकरा के लौटने की घटना किसमें पाई जाती है? कणों में ही पाई जाती है। अब हम कण हैं तभी तो जाके दीवार से टकराएंगे, पुनः क्या हो जाएंगे? वापस आ जाएंगे। लेकिन कोई जैसे और कुछ होता है जो चीज टकरा के वापस ना आए, उसे बोलते हैं तरंग। जैसे तरंगों में ये गुण नहीं पाया जाता। आप कोई भी पत्थर फेंक दीजिए नदी में तो वो पानी ऐसे ऐसे करते पीछे चला जाएगा, कभी रिटर्न ऐसे नहीं आता। कभी आता है? नहीं आता। इसका मतलब प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग सदैव सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, तो इसलिए प्रकाश कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। ये हो गई इसकी तीसरी पॉइंट। फिर आप बताइए, जब प्रकाश तरंग है तो इसका तरंग दैर्ध्य भी कुछ ना कुछ होगा। तो प्रदृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो होता है कितना? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। कितना होता है? 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। ये आपके दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है। कुछ लोग को ये नहीं पता होगा कि तरंग दैर्ध्य कहते किसे हैं। किसी को पता है? किसी को नहीं पता है ना। चलिए, तरंग दैर्ध्य क्या होता है? आपको पता है कि जो तरंग होता है वो ऐसे चलता है ना, तो तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं? तरंग दैर्ध्य जो होती है दो तरंगों के बीच की दूरी को कहते हैं। किसको कहते हैं? जैसे जो तरंग होता है तो कला बनता है। जैसे आप देखिए, ये यहाँ तक जितना समय लगेगा सेम समय इतना लगेगा। क्योंकि अगर जैसे ऐसे में लगा तो नीचे से ऊपर आने में भी उतना ही जस्ट समय लगेगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से ये आया, फिर ये कंडीशन यहाँ तक, यानी यहाँ 0 से स्टार्टअप हुआ था, 0 तक। इसी लेंथ को ही क्या बोला जाता है? तरंग दैर्ध्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तरंग दैर्ध्य। वेव लेंथ। वेव मतलब तरंग, लेंथ मतलब लंबाई। यानी एक तरंग की जितनी लंबाई होगी वही कहलाएगा क्या? वेवलेंथ कहलाएगा। तो ये समझ आ गया। अगला जो आता है वो क्वालिटी है कि प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है वो होती है कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये तो हो गई निर्वात तथा वायु में। ठीक है, किसमें हो गई? निर्वात तथा वायु में। आगे जो आपका आता है जैसे जल में प्रकाश की चाल क्या होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हर पदार्थ में इसकी चाल क्या होती है? अलग होती है। तो इसीलिए एक फार्मूला बना दिया गया है कि माध्यम में प्रकाश की चाल भी वो c/n होती है। क्या होती है? c/n होती है। और जो जहां पे n क्या है? अपवर्तनांक है। क्या है? अपवर्तनांक है। और c क्या है? प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल। इस फार्मूले की सहायता से आप एल्कोहल में, पानी में, तेल में कहीं पर भी प्रकाश की चाल को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। और प्रकाश की चाल हर माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे अभी आप अपने को ही ले लीजिए, अगर आपको वायु में दौड़ाया जाए, जैसे सिंपल वायु है, जो किसी तरफ ज्यादा प्रेशर ना हो, ठीक है, जैसे सिंपल इस समय है, आप अच्छे से दौड़ लेंगे ना। लेकिन जैसे ही आपको जल में कर दिया जाए, यानी माध्यम आपका क्या हुआ? बदल गया। अभी तक वायु था, अब क्या हो गया? जल हो गया। जल में दौड़ तो लेंगे ना, लेकिन बट उसकी अपेक्षा बहुत कम। जैसे वायु में काफी स्पीड जाएंगे, जल में इतना स्पीड नहीं जा पाएंगे। यानी जैसे ही माध्यम बदलेगा आपकी स्पीड भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो फिर अगला, अगर आपको हम वही चीज और गीले पदार्थ जैसे डामर में रख दिया जाए, कहते हैं डामर में दौड़ो, जहां खड़े हो जाएंगे वही खड़े रह जाएंगे। ठीक है, तो मतलब क्या है? जैसे ही माध्यम बदलेगा आपकी चाल क्या होगी? बदलती चली जाएगी। ये हो गया हमारा प्रकाश और प्रकाश के गुण। क्लियर हुआ? अब जब बात आता है कि इन सभी का जो अध्ययन हम करते हैं वह कौन सी शाखा होती है? वह शाखा होती है ऑप्टिक्स। क्या होती है? ऑप्टिक्स। इसको कहते हैं प्रकाशिकी। क्या कहते हैं? प्रकाशिकी। देखिए, ऑप्टिक्स क्या होती है? आप बोलेंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंतर्गत हम प्रकाश तथा प्रकाश के गुणों के अध्ययन करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। यानी ऑप्टिक्स एक आपकी फिजिक्स की ब्रांच है। उसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश से होने वाली घटनाएं पढ़ेंगे। यही सब आपका जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा इसमें ऑप्टिक्स में। अब बात आती है ऑप्टिक्स के कितने प्रकार होते हैं। जो ऑप्टिक्स होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला क्या होता है? रे ऑप्टिक्स। क्या होता है? रे ऑप्टिक्स। सेकंड क्या होता है? क्वांटम ऑप्टिक्स। ये बता दीजिए। हाँ देखिए, इसका जो होता है वो होता है किरण प्रकाशिकी। क्या होता है? किरण प्रकाशिकी। और इसका जो होता है आप इसको तरंग प्रकाश की भी बोल सकते हैं, या तो इसको बोल सकते हैं क्वांटम प्रकाश की। क्या बोलेंगे? क्वांटम प्रकाश की। किरण प्रकाश की में आप चैप्टर पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, यानी वहां पे उन चीजों का अध्ययन किया जाएगा जिसमें प्रकाश को किरण माना गया है। क्या माना गया है? किरण माना गया है। अब जैसे ये हो गया आपका, अब इसमें किसमें अध्ययन किया जाएगा? जिसमें प्रकाश को एज तरंग माना गया है। क्या माना गया है? तरंग। यानी प्रकाश को जो कण मान के हम अध्ययन करेंगे या किरण मान के अध्ययन करेंगे वो आएगा किरण प्रकाश के अंतर्गत। तो सबसे पहले आप यही पढ़ेंगे किरण प्रकाश की, उसके बाद आपको ये पढ़ाया जाएगा। क्लास 10th में आप जो पढ़े हैं वो ओनली किरण प्रकाश की पढ़े हैं, ठीक है। आप उसमें का पोलराइजेशन मतलब ध्रुवण विवर्तन ये सब कुछ भी नहीं पढ़े हैं, वो यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको दोनों टॉपिक्स पढ़ना है। तो किरण प्रकाश की समझ में आ गया, जिसमें किरण माना गया है उसमें क्या माना गया है? तरंग माना गया है। ये हो गई आपकी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब प्रकाश की। तो प्रकाश की बोलेंगे किसे? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश तथा प्रकाश से संबंधित गुणों का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं प्रकाश की, ऑप्टिक्स कहते हैं। अब जैसे प्रकाश के बारे में भी आपको बताया गया, प्रकाश के गुण भी बताया गया। अब आगे आता है ऑप्टिकल मीडियम। क्या आता है? ऑप्टिकल मीडियम। तो देखते हैं ऑप्टिकल मीडियम हमारा क्या होता है। देखिए, ऑप्टिकल मीडियम यानी प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम। देखिए, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? आप ऐसा बोलेंगे कि जैसे प्रकाश के चलने के माध्यम, प्रकाश के चलने के माध्यम को क्या बोला जाता है? प्रकाशिक माध्यम। यानी कोई ऐसा माध्यम हो जिसमें प्रकाश चले, जिसमें प्रकाश संचरित हो या जिसमें प्रकाश गति करे, उसे बोलते हैं क्या? प्रकाशिक माध्यम। और यह प्रकाशिक माध्यम आपका 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम, ठीक है। इसका मतलब पारदर्शी। क्या होता है? पारदर्शी प्रकाशिक माध्यम। पारदर्शी प्रकाशिक माध्यम। दूसरा ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट ये होता है पारभासक। क्या होता है? पारभासक, या इसी को अर्धपारदर्शी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अर्धपारदर्शी। तीसरा होता है ओपिक। क्या होता है? ओपिक। ओपिक ऑप्टिकल मीडियम यानी अपारदर्शी प्रकाशिक माध्यम। तो क्रम से तीनों समझेंगे। पारदर्शी प्रकाशिक माध्यम क्या होगा? आपको पता है कि जब कोई प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है, जब कोई प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है, सपोज करिए यहाँ पर 100 किरण थी। कितनी किरण थी? 100 किरण थी। और इसको इधर पार आना है, सपोज करिए ये 98 ही आई। कितना आई? 98। क्योंकि कुछ ये सतह क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, और कुछ क्या हो जाते हैं? जस्ट रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जैसे आप देखे होंगे कोई भी कांच होगा, एग्जैक्ट टोटल प्रकाश उस पार नहीं जा पाती, कुछ रिफ्लेक्ट होती है, कुछ सतह अवशोषित कर लेता है और कुछ उधर चली जाती है। इसका मतलब अगर कम आए उसे बोलते हैं आंशिक। क्या बोलते हैं? आंशिक। और अगर पूरा जाए उसे बोलते हैं अधिकांश। क्या बोलते हैं? अधिकांश। तो आप क्या बोलेंगे पारदर्शी प्रकाशिक माध्यम में? आप बोलेंगे कि ऐसा प्रकाशिक माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग यानी ज्यादा से ज्यादा, जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग माध्यम के आर पार हो जाए, माध्यम के आर पार हो जाए, उसे बोला जाता है क्या? पारदर्शी प्रकाशिक माध्यम। फिर आता है क्या? पारभासक प्रकाशिक माध्यम। पारभासक में क्या होगा? ऐसा प्रकाशिक माध्यम जिसमें प्रकाश का
आंशिक भाग, जिसमें प्रकाश का आंशिक भाग यानी कुछ भाग, ठीक है, अगर आर पार हो रहा है उसे बोलेंगे पारभाषक या अर्धपारदर्शी प्रकाशिक माध्यम। थर्ड आता है अपारदर्शी प्रकाशिक माध्यम। इसका मतलब क्या होगा कि जिसके आर पार 1% न जाए ना, जैसे आपका दीवार, ये दीवार चारों तरफ ये बंद कर दीजिए और उधर कितनी भी लाइट जला दीजिए बाहर नहीं जाएगी। इसका मतलब दीवार हो गया, लकड़ी हो गया, दर्पण हो गया, ठीक है, क्या हो गया, दर्पण। दर्पण में भी आप देखेंगे कभी भी उधर साइड नहीं जाती है, ठीक है। चलिए देखिए, शांत रहिए। प्रकाश किरण पुंज ना, लाइट बीम, प्रकाश किरण पुंज। देखिए, पुंज मतलब होता है समूह, क्या होता है, समूह। और प्रकाश किरण यानी प्रकाश के किरणों के समूह को बोला जाता है प्रकाश किरण पुंज। क्लियर हो गया? प्रकाश के किरणों के समूह को बोला जाता है क्या, प्रकाश किरण पुंज। अब आगे आते हैं तो इसके प्रकार। तो जो प्रकाश किरण पुंज होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला जैसे पैरेलल लाइट बीम, पैरेलल लाइट बीम यानी समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। सेकंड होता है, इसके हमको इंग्लिश नहीं आता इस समय, ठीक है, अभिसारी और थर्ड होता है अपसारी। चलिए देखिए, पहला क्या होता है, समांतर किरण पुंज, दूसरा क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज। शायद डाइवर्जन या कन्वर्जन होता है, ठीक है, इंग्लिश कन्वर्जन, क्योंकि कन्वर्जन लेंस आप लोग पढ़े हैं, जैसे अभिसारी लेंस होता है, कन्वर्जन लेंस, डाइवर्जन लेंस, तो शायद ये कन्वर्जन ही होता है। तो ये हो जाएगा कन्वर्जन लाइट बीम और यहाँ पे डाइवर्जन लाइट बीम, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा अभिसारी किरण पुंज और ये अपसारी। तो देखिए, पहले हमने जो बताया वो बताया कि प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं। तो प्रकाश किरणों के समूह को बोला जाता है प्रकाश किरण पुंज। अब हम आगे देखते हैं तो आता है आपका समांतर किरण पुंज। क्या आता है, समांतर किरण पुंज। जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, यानी आप ऐसे बोलेंगे कि ऐसे किरण पुंज, ऐसे किरण पुंज जिनके बीच की दूरी आपस में क्या हो, बराबर हो, या ऐसे किरण पुंज जिसमें किरणें आपस में क्या हो, समांतर हो, उसे बोला जाता है समांतर किरण पुंज। अगला आता है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। देखिए, अभिसारी किरण पुंज क्या होगा कि ऐसा किरण पुंज जहां पर किरणें, प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हो, क्या हो, मिलती हो या मिलती हुई प्रतीत होती हो, दोनों वही होगा, इसे बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। और अपसारी किसे कहेंगे कि ऐसा प्रकाश किरण पुंज जहां से प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो, क्या हो, निकलती हुई प्रतीत हो, ऐसे किरण पुंज को बोलते हैं क्या, अपसारी किरण पुंज यानी डाइवर्जन लाइट बीम। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसको लिखाएंगे नहीं, बस इतने में आप लोग को क्लियर हो ही गया होगा ना। तो आप लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख के सामने फिगर बना लीजिए तो समझ में आ जाएगा। समांतर का मतलब क्या होता है, समांतर रहनी चाहिए। अपसारी मतलब एक बिंदु पर मिलना चाहिए, और अपसारी मतलब एक बिंदु से निकलना चाहिए। तो आप लोग फिगर बना के ऐसे साइड में लिख लेंगे तो आपको लिखाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे आते हैं, इसको हटाते हैं। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं प्रकाश के परावर्तन पर। किस पे आ जाते हैं, प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन आप लोगों ने कक्षा 10 में भी पढ़ा है ना। तो प्रकाश का परावर्तन आप लोग कैसे पढ़े हैं, कोई बता सकता है, बताइए। जब कोई किरण किसी चिकने तल से टकरा कर वापस आ जाए।
किसी चिकने यस सर। और दीवार से टकराए तब दीवार से टकराए वापस क्या नहीं तो वापस दीवार चिकना कहाँ होता है? वापस नहीं होता दीवार पे कहाँ वापस मतलब दीवार पर कोई परावर्तन नहीं होता। आपके कहने का मतलब ये है कि दीवार पे जब किरण टकराती है तो दीवार से कोई भी परावर्तन नहीं होता। अब बताइए जब किरणें आती हैं तो फिर जाती कहाँ है? आखिर दीवार पर किरण पड़ी वो जाती कहाँ है? सर वापस आती है वापस आती है। परावर्तन हुआ तब डिफिनीशन क्या हुआ? गलत हुआ सही है? पढ़े आप लोग यही होंगे और यही बुक में भी दिया है, ठीक है? तो डिफिनीशन सही है, गलत नहीं है, बट थोड़ा एक्सप्लेन करने में वो है। बढ़ जाइए। देखिए आप लोग ये मत भूलिएगा कि प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। ये आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा ना। लेकिन ये डिफिनीशन क्या है? थोड़ी अधूरी है। अधूरी इसलिए है क्योंकि प्रकाश की किरण केवल चिकने तल पर नहीं टकराती, खुरदुरे तल पर भी तो टकराती है। तो क्या उसको नहीं बोलेंगे परावर्तन? बोलेंगे। आप डायरेक्ट ये बोलिएगा कि प्रकाश का किसी तल से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। अभी आपको क्लियर करते हैं दोनों में। देखिए आ गया प्रकाश का परावर्तन। हमने क्या बताया? आप यहाँ चिकना मत बोलिएगा, चिकना नहीं बोलना है, डायरेक्ट क्या बोलना है कि प्रकाश का किसी तल से, कोई भी तल हो, चिकना हो, खुरदुरा हो, कोई वेरी बड़ी कोई भी तल हो, तो प्रकाश का किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में, जिस माध्यम से वह गई है ना, उसी माध्यम में वापस लौटने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। याद हो गया सबको? यार तो अब देखिए आता है परावर्तन के प्रकार। कोई बता सकता है परावर्तन कितने प्रकार होता है? हाँ बताइए। कौन कौन सा? अवतल उत्तल ये मिरर है, ठीक है? ये आपका दर्पण है, दर्पण। हाँ अब देखिए डायरेक्टली आप आते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के प्रकार कितने प्रकार के। तो आपने परावर्तन तो पढ़ा है, प्रकार नहीं जानते, इसीलिए आप लोग चिकना शब्द यूज कर दिए थे, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो परावर्तन होता है वो दो प्रकार से होता है। पहले को कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन हिंदी होती है नियमित परावर्तन। तब ये अनियमित होगा। हाँ और ये होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको बोलते हैं अनियमित या विसरित परावर्तन। चलिए अब यहां से समझेंगे परावर्तन। सबसे पहले हमने क्या बताया? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का किसी भी तल से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। यानी उसी माध्यम में लौटेगी जिस माध्यम से वह गई थी, ठीक है? ये गई थी या आई थी, तो उसी माध्यम क्या हो जाएगी? लौट आएगी। ऐसी घटना को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब बात आती है प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है? दो प्रकार का होता है। पहला क्या? नियमित परावर्तन और दूसरा विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन क्या होता है? अब देखिए ये होता है चिकने तल पर होने वाला परावर्तन। कौन सा परावर्तन? चिकने तल पर होने वाला परावर्तन। और ये होता है खुरदुरे तल पर होने वाला परावर्तन। कौन सा परावर्तन? खुरदुरे तल पर होने वाला परावर्तन। तो ये तो नॉर्मल से इसे पहचानने की बात हो गई। अब डिफिनीशन कैसे देंगे, ठीक है? जैसे ये हमारा एक तल है, ये तो चिकना दिख रहा है, और ये जो है ऊबड़ खाबड़ दिख रहा है। हाँ ये कैसा है? ऊबड़ खाबड़, मतलब क्या? खुरदुरा है। कैसा है? खुरदुरा। अब यहाँ पे हम प्रकाश की किरण को गिराते हैं, ठीक है? दिख रहा है इधर ना? तो पीछे बैठ जाओ, ठीक है? देखिए इधर क्या होगा, हमने एक किरण को आपतित किया ना, फिर एक इसी के समांतर प्रकाश की किरण को आपतित किया। क्लियर? अब ये क्या होगा? परावर्तित हो जाएंगे। यस सर। ये भी क्लियर सबको ना? चलिए अब ऐसे ही क्या करें, इधर भी दो समांतर किरणें गिराएं। चलिए एक किरण हम यहाँ भी गिराते हैं और एक किरण यहाँ। देखिए कंडीशन दोनों सेम निकला ना। हमने क्या किया? दो प्रकाश किरणें लिया,
एक बार हमने चिकने तल पर दोनों कैसे होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, समांतर, यानी दो समांतर किरण लीजिए, आप एक चिकने प्लेट पर गिराइए या चिकने तल पर गिराइए और दूसरा वाला खुरदुरे तल पर गिराइए। अब आप देखेंगे चिकना वाला क्या होगा कि ऐसे गिरेगा, सीधे परावर्तित हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, आप तल देखेंगे, इसका मतलब ये किरण क्या इधर आ पाएगी, इधर नहीं आ पाएगी, कहाँ जाएगी, उधर जाएगी ना, क्योंकि जैसे ढाल जिधर रहेगा उधर ही तो जाएगी। इसका मतलब ये ऐसे कन्वर्ट होकर ऐसे जाएगी, मतलब ये जो प्रकाश की किरण आएगी कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी, क्लियर। और ये वाली जो प्रकाश की किरण है वो उधर ना जाके किधर जाएगी, इस साइड जाएगी। क्यों, क्योंकि इधर ऊंचा है, इधर तो जा नहीं पाएगी, इधर आएगी, इधर साइड आएगी। ये कुछ ऐसा, क्लियर। इस तरफ भी था, तो ऊंचा जिधर है उधर, तो बीच में नहीं है, ठीक है। आप ऐसे समझो ये कुछ ऐसा गिरा है, तो ये जब यहाँ पड़ेगा तो इधर नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि इधर साइड और ऊंचा है ना, इधर नहीं आ पाएगा, वो उधर जाएगा। तो ये आपका हो गया कौन सा परावर्तन, विसरित परावर्तन। अब देखेंगे हम समझेंगे कैसे, आखिर क्यों हमने बोला वो विसरित है और ये नियमित है। अब नियमित में क्या हमने बोला, देखिए आप ये बोलेंगे ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। कौन सी किरण है, आपतित। और ये कौन सी किरण है, परावर्तित। ये भी आपतित और ये दोनों परावर्तित। तो देखेंगे यहाँ पे आपतित किरण, आप क्या बोलेंगे कि ऐसा परावर्तन, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे कोई तल होगा उस पर यदि दो समांतर किरणें गिराई जा रही हैं, यदि परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें भी क्या हो, समांतर हो। जैसे आप ऐसा कहिए कि दो किरणों के, दो आपतित किरणों के, या ऐसे बोलिए आपतित किरणों के परस्पर समांतर होने पर, आपतित किरणों के परस्पर समांतर होने पर यदि परावर्तित किरणें भी परस्पर समांतर हैं, यदि परावर्तित किरणें भी परस्पर समांतर हैं, तो ऐसे परावर्तन को बोलते हैं नियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन। क्लियर हुआ। अब आप देखेंगे ये आपतित किरणें समांतर है और ये दोनों परावर्तित किरणें भी आपस में क्या है, समांतर है। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो ये आपका कहलाएगा नियमित परावर्तन। क्या कहलाएगा, नियमित परावर्तन। विसरित में क्या होगा, आपतित किरणों के परस्पर समांतर होने पर, आपतित किरणों के परस्पर समांतर होने पर यदि परावर्तित किरणें परस्पर समांतर न हो। जैसे देखिए ये है आपका आपतित किरण, दोनों समांतर हैं। अब एक जो है परावर्तित किरण इधर है और एक को इधर है, क्या ये दोनों समांतर है, नहीं है। इसका मतलब ऐसा परावर्तन क्या कहलाएगा, विसरित परावर्तन। क्या कहलाएगा, विसरित परावर्तन। यही रीजन है कि आपके दीवार से जो प्रतिबिंब टकरा के बनता है उसकी कोई परछाई नहीं बनती। जैसे आप देखिए कोई शीशा से, जैसे शीशे में क्या होता है, जैसे ही टकराता है किरण वैसे ही आपको परछाई प्रतिबिंब बनना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन दीवार में नहीं बन पाती। कारण यही है, यानी ऐसे परावर्तन को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, मतलब फोटो नहीं खींचा जा सकता उसका, ठीक है। और ऐसे परावर्तन से जो प्रतिबिंब बनता है उनका हम फोटो भी खींच सकते हैं। जो हमारे कैमरे में होता है वो देखिए अगर खुरदुरा रहेगा तो वो हम पर्दे पे नहीं ले सकते, लेकिन चिकना वाला है या नियमित परावर्तन है जिसे हम पर्दे पे ले सकते हैं। तो ये समझ में आ गया सर। जैसे मान लीजिए पानी है, उस पे अगर टॉर्च मारेंगे तो क्या वो किरण वापस आएगी? देखिए जो पानी होता है वो आपका पारदर्शी भी होता है, तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो किरणें हैं वो तीन भागों में बटेंगी। देखिए यहाँ से आपने टॉर्च मारा, कुछ किरणें ऊपर साइड जाएंगी और कुछ किरणें अंदर साइड सीधे चली जाएंगी और ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, पता है कि नहीं, झुक जाएंगे। क्योंकि कारण ये है जैसे ही माध्यम आप वायु लिए हैं, इधर जल लिए हैं, जैसे ही दूसरा माध्यम आया यहाँ परावर्तन की घटना ना हो करके ये होती है घटना अपवर्तन की। कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इस घटना में वो क्या होती है, थोड़ा सा अपने मार्ग से बिछड़ जाती है, विचलित हो जाती है। जैसे ही दूसरे मार्ग की ओर विचलित हुई, इसी घटना को ही क्या बोला जाता है, प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है, परावर्तन नहीं, ठीक है। परावर्तन ये होता है। तो फिर से एक बार हम रिवाइज कर दे रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन हमने बताया कि प्रकाश का किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। अब आता है प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। तो प्रकाश के परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या बोलेंगे कि आपतित किरणों के परस्पर समांतर होने पर यदि परावर्तित किरणें भी परस्पर समांतर हों तो ऐसे परावर्तन को बोला जाता है नियमित परावर्तन। और विसरित में क्या बोलेंगे कि आपतित किरणों के परस्पर समांतर होने पर
यदि परावर्तित किरणें परस्पर समांतर न हो तो ऐसे परावर्तन को बोला जाता है विसरित परावर्तन। तो जो खुरदुरे तल पर होने वाला परावर्तन होता है वो होता है क्या, विसरित परावर्तन, और जो चिकने तल पर होने वाला परावर्तन होता है वो क्या होता है, ये, ठीक है, किसका, नियमित परावर्तन। ठीक है, तो ये आगे आप लोग लिख लीजिए। अगली हेडिंग बनाइए, चिकने तल पर होने वाला परावर्तन या चिकने तल पर परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्मूथ प्लेन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्मूथ प्लेन, प्रकाश का परावर्तन चिकने तल पर। आप लोग ऐसे बनाइएगा, चिकने तल पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आप क्या बोलते हैं चिकने तल पर परावर्तन? तो हम केवल हम डिफिनीशन में बोले थे, आप चिकना नहीं बोलेंगे। यहाँ तो अलग अलग पढ़ोगे ना, यहाँ तो अलग अलग पढ़ोगे, चिकने का अलग और खुरदुरे का अलग। आपको खुरदुरा नहीं पढ़ना है, ओनली चिकना पढ़ना है। तो क्या लिखोगे, प्रकाश का परावर्तन चिकने तल पर। तो आप लोग हेडिंग क्या बनाएंगे, चिकने तल पर प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए देखते हैं, चिकना तल बना लेते हैं, बन गया चिकना। इसको बोल देते हैं यम और यम डैश। क्या है, एम और एम डैश। हाँ, साथ में बनाते चलिए, इससे टाइम की बचत होगी। पॉलिश करते रहिए कैसे? हाँ, पॉलिश करना पड़ेगा तभी ये परावर्तन होगा, नहीं तो अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, पता है कि नहीं, अगर पॉलिश नहीं करेंगे तब अपवर्तन की घटना हो, चूंकि प्रकाश की तब नीचे भागने लगेगा। हमको नीचे नहीं भगाना है, परावर्तन करना है। चलिए देखिए, इसमें कितने टॉपिक्स हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एक चिकने तल पर परावर्तन हमने फिगर बनाया और इसमें देखिए कि कितने टॉपिक्स हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो जैसे आता है एम डैश। देखिए एम डैश, इसको बोला जाता है परावर्तक तल। दूसरा टॉपिक आता है एन, आपतन बिंदु। तीसरा आता है एन, आपतित किरण। चौथा आता है बी एन या एन बी, परावर्तित किरण। कोण ए एन डैश, आपतन कोण। छठा आता है कोण बी एन डैश, ये होता है परावर्तन कोण। सातवां आता है एन डैश, इसको बोलते हैं अभिलंब। देखिए इतना क्लियर। अब आप लोग देखेंगे मतलब इसमें क्या है कि लिखाएंगे नहीं, ठीक है, अच्छे से समझिएगा, सब यही समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी में पूरी डिफिनेशन छिपे हुए हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा परावर्तक तल। क्या है, परावर्तक तल। तो देखिए परावर्तक तल की डिफिनेशन हम क्या बोलेंगे कि ऐसा तल जो अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित कर दे उसे क्या बोलते हैं, परावर्तक तल। क्लियर हो गया। फिर से, ऐसा तल जो अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या कर दे, परावर्तित कर दे, उसे बोलते हैं क्या, परावर्तक तल। क्लियर हो गया। चलिए अब आता है क्या, आपतन बिंदु। क्या आता है, आपतन बिंदु। आप देखेंगे एन क्या है, आपतित किरण। तो आप बोलेंगे कि आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर पड़ती है ना, आपतित किरण परावर्तक तल के
जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को क्या बोला जाता है? आपतन बिंदु। क्लियर? क्या बोलेंगे कि आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर पड़ता है उसे बोलते हैं क्या? आपतन बिंदु। क्लियर हो गया? चलिए अब आता है क्या आपतित किरण किसे कहते हैं? तो बात आती है आपतित किरण कहते किसे हैं? आपतन बिंदु पर गिरने वाली किरण। आपतन बिंदु पर गिरने वाली किरण क्या बोला जाता है? आपतित किरण। समझ आ गया? या ऐसे भी बोल सकते हो परावर्तक तल पर पड़ने वाली किरण ना, परावर्तक तल पर पड़ने वाली किरण कहलाता है क्या? आपतित किरण। क्लियर हो गया? फिर परावर्तित किरण क्या होगा? ये है परावर्तित किरण। आप बोलोगे परावर्तक तल से टकराकर ना, परावर्तक तल से टकराकर लौटने वाली किरण। परावर्तक तल से टकराकर लौटने वाली किरण क्या कहलाती है? परावर्तित किरण। क्लियर? फिर अगला आता है आपतन कोण ना। इससे पहले आप समझ लीजिए अभिलंब। क्या समझेंगे? अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। आपको पता है लंब का मतलब क्या होता है? लंब का मतलब होता है कि बोथ साइड 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 90, यानी ये भी 90 और ये भी 90। यानी जो आपतन बिंदु यन है, तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। ये भी क्लियर? अब आएगा आपतन कोण। क्या आएगा? आपतन कोण। तो आप क्या बोलेंगे? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसको दिखाया जाता है आई से। किससे दिखाया जाता है? आई से। अगला क्या आता है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसे कहेंगे? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं क्या? परावर्तन कोण। और ये होता है आर। क्लियर सबका? डेफिनेशन कोई लिखाने की जरूरत तो नहीं है ना, एक भी नहीं। फिर से देख लीजिए परावर्तक तल क्या होता है कि ऐसा तल जो अपने ऊपर आपतित प्रकाश की किरण को परावर्तित कर दे उसे कहते हैं परावर्तक तल। क्लियर? आगे आता है आपतन बिंदु। आप क्या बोलेंगे कि आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु से टकराती है या जिस बिंदु पर पड़ती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। क्लियर? आता है आपका आपतित किरण। आपतित किरण क्या होता है? परावर्तक तल पर पड़ने वाली किरण। परावर्तक तल पर पड़ने वाली किरण कहलाता है आपतित किरण। फिर आता है परावर्तित। परावर्तक तल से टकरा कर लौटने वाली किरण कहलाता है क्या? परावर्तित किरण। फिर आता है अभिलंब। हमने कहा कि अभिलंब पढ़िए। अभिलंब क्या है? आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। फिर आया आपतन कोण। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। फिर आता है परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। तो अब इसको लिखाने की विशेष जरूरत नहीं है ना, आप लोग ऐसे ही फिगर से याद कर सकते हैं। ठीक है? चलिए देखिए अगली जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी आपकी रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो देखिए आपने कक्षा 10 में जो सेम पढ़ा था वही यहाँ भी होगा। ठीक है? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। चलिए दोनों देख लेते हैं। ये भी लिखाएंगे नहीं। ठीक है? ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया एन है। क्लियर? देखिए समझो पहला नियम क्या कहता है? प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया हमारा पहला नियम। क्लियर? फिर से सुनो। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या होगा? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी ये आई और ये क्या? आर। तो दूसरा नियम आपका कहता है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ जो होता है वो होता है कोण आई इक्वल टू कोण
हाँ, इसका मतलब यह बता रहा है कि जो आपतन कोण है वह सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, और ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाता है कभी 2 नंबर पर लिखने के लिए कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे। एक बार आप फिर देख लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह पहला नियम। दूसरा नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हो गया आपका दूसरा नियम। ठीक है, अब आप लोग अपने से लिख भी सकते हैं।